be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर रीडर्स। अब इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि कैसे दो देश या दो से ज्यादा नेशन या फिर किसी रीजन में कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो रहे हों। बट सबसे खास बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स की टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स। और वो आज का जो ये वीडियो है उसमें जानेंगे कि किस तरीके से अब यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही बड़ी हियरिंग या फिर मीटिंग प्लान कर रहा है जो वो एनुअली करता भी नजर आता है, जहां पे फोकस तो ये होगा कि कैसे जो चाइना की इकोनॉमी है या जो चाइना की पावर दिन ब दिन और हर साल दर साल बढ़ती जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी पे। बट इस रिलेशनशिप के दौरान चाहे से यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाइना, सबसे बड़ा फोकस होगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया कैसे फिट बैठता है यूएस और चाइना के इस रिलेशनशिप के बीच में। और उस टाइम पे जब इंडिया के यूएस के साथ भी रिलेशन है, चाइना के साथ भी रिलेशन है, अब एक तरफ जहां यूएस के साथ में अच्छे रिलेशन चल रहे थे 2 दशकों से ज्यादा, अब बीच में हमें ट्रेड की वजह से इरिटेंट देखने को मिलता है। चाइना जो कि 2020 से गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था, उसके बाद से हमारे रिश्ते जो हैं वर्स होते जा रहे थे और इवन बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी दशकों से चल रहे हैं, बट अब वो सही पटरी पे आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, बट सिर्फ इन 2 इवेंट्स या इन नेशंस के बारे में बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी इस टाइम पे जो भी विज़िट्स हो रही हैं, उनके रिगार्डिंग ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्या कोई बड़ा मूव प्लान करने की कोशिश की जा रही है चाइना के खिलाफ। अब ये देखिए, ये सबको पता है, जब भी मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करता हूँ, तो यूएस को ये पता है कि इस रीजन में आने वाले टाइम पे हमारा सबसे बड़ा थ्रेट, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और आजकल तो काफ़ी सारे लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो इवन 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चे को ये पता होता है कि हाँ, किस तरी एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होती हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ सिम्प्लीफाई करके दूँ। अब जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही वास्ट, बहुत फैला हुआ रीजन है जिसमें आपका इंडियन ओशियन आता है, आपका इंडियन ओशियन आ गया, आपका पैसिफिक ओशियन आ गया, राइट? ये वाला पूरा रीजन है और ये रीजन इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पे किसकी डोमिनेंस होगी या कौन-सा नेशन यहाँ पे अपनी एज़ अ रीजनल पावर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब हो क्या रहा है? अब होने वाला ये है कि फरवरी के 3rd वीक में, अगर मैं एग्ज़ैक्ट डेट आपको बताऊँ, तो 17 फरवरी को यूएस और चाइना की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की पहली मीटिंग या फिर अब हियरिंग हो रही है, जहां पे ये देखा जाएगा कि यूएस और चाइना के रिलेशन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं आज के टाइम पे। इवन जो चाइना पावरफुल बनता जा रहा है, इकोनॉमिकली देखिए, मिलिट्री वाइज देखिए, अपनी रीजन में प्रेजेंस बढ़ाने वाइज, उसका क्या इंपैक्ट यूएस के ऊपर हो सकता है और जो ट्रेड होती है उसके क्या इंप्लीकेशन हमें या फिर उसके प्रभाव क्या देखने को मिल सकते हैं और इंडिया क्या रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। तो जैसा मैंने आपको बताया, फरवरी 17 को ये होगा। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑन टाइम देखना और आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, कि इवन यू वॉच पॉडकास्ट, यू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज एंड वॉट मूवीज, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ट्यूसडे फरवरी 17 को ये होगा 9:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे। और अगर आप इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करेंगे तो रात को 8 बजे फरवरी 17 को यूएस कैपिटल के अंदर होगा। पूरा ओपन है पब्लिक के लिए, लाइव वेबकास्ट इसका www.uscc.gov पे मिल जाएगा। टाइटल इसका है इंडिया, चाइना एंड द बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक। इन सारे टॉपिक पे बात होगी। लेकिन इंडिया की क्या वैल्यू है, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सबको पता है, ठीक है? लेकिन होता ये है कि 26 जनवरी को जो वॉशिंगटन स्टेट का सीनेट है, वो एक रिज़ॉल्यूशन पास करता है। उस रिज़ॉल्यूशन में ये ऑनर करते हैं इंडिया के 77वें रिपब्लिक डे को। और इस रिज़ॉल्यूशन का नंबर था 8674, जो कि ओलंपिया में पास किया जाता है, जो वाशिंगटन स्टेट की कैपिटल है। और चाहे से डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, इस रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जो कि ऑनर कर रहा था इंडिया के 77th रिपब्लिक डे को। अब थोड़ा-सा ध्यान से मैं बेसिक कुछ बता रहा हूँ, हालाँकि काफ़ी लोगों को पता होगा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मासेस अवेयर है। बट जब मैं बात करता हूँ कि जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट वो बॉडी है जो कि लॉ बनाती है। मोटा-मोटा काम अगर आप देखें कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में पार्लियामेंट नहीं कहते। यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहते हैं कांग्रेस। अब जैसे यहाँ पे हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, लोअर हाउस और अपर हाउस, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में जो कांग्रेस है, उसमें भी आपको लोअर हाउस और अपर हाउस देखने को मिलते हैं। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस यानी कि सीनेट। और ये तो हमने बात करी है यूएस की। लेकिन जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स में भी हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। यानी कि आपके पास में लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है। वैसा ही यूएस के अंदर 50 ऐसे स्टेट्स हैं। अब 50 में से 49 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास में लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है। वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट। तो ये जो रिज़ॉल्यूशन पास किया है, ये वाशिंगटन स्टेट के सीनेट ने पास किया है। और सीनेट क्या है? सीनेट है अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? वो है लोअर हाउस। और अकेला ऐसा स्टेट जो यूएस के अंदर जिसके पास में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, ना कि लोअर हाउस है, ना ही अपर हाउस है, वो है नेब्रास्का। अब इस स्पेशल ऑनर को अलास्का, नेब्रास्का, ओरेगॉन, साउथ डकोटा, इन सब ने भी इसको ऑनर किया, सेलिब्रेट किया। लेकिन ये रिज़ॉल्यूशन ये दर्शाता है कि इंडिया का कितना लंबा इतिहास है, आज तक उनकी डेमोक्रेसी मजबूत है। उन्होंने बात करी कि कैसे इंडिया और वाशिंगटन स्टेट के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में हो, ट्रेड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, न्यू टेक्नोलॉजीज़ में हो, हर एक क्षेत्र में हो।
अब ये क्या चीज़ दर्शाती है? ये दर्शाती है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं। पब्लिक टू पब्लिक टाइज़ और कनेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल गुडविल देखिए कि उनकी पार्लियामेंट ये रिस्पेक्ट कर रही है, इन सारी चीज़ों को और ऑनर दे रही है। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे ये जो अभी पिछले 5-6 महीनों में या आप कह सकते हो 8-10 महीनों में जो ट्रेड का इरिटेंट आया है, उसकी वजह से थोड़ा हैम्पर हुए हैं, डैमेज हुए हैं हमारे रिलेशनशिप, बट इंडिया की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। तो अब आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए, जो हियरिंग होने वाली है जहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बात की जाएगी, इंडिया कैसे फिट बैठता है इंडो पैसिफिक के अंदर, यूएस चाइना के रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व करेंगे, टाइमिंग में मैं डिस्कस करूँगा कि क्यों ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन है, ये यूएस की जो कांग्रेस है, उन्होंने बनाया है। ध्यान रखिए, अब समझ में आ रहा होगा यूएस की कांग्रेस ने बनाया है अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। जिसमें क्या काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं लॉ मेकर्स को। और जब लॉ मेकर्स को आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे आप रिव्यू कर रहे हो इकोनॉमिक सिचुएशन को, सिक्योरिटी सिचुएशन को, यूएस, चाइना, इंडिया एंड व्हाट नॉट, तब ये आपको हेल्प करता है कि आने वाले टाइम पे यूएस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया की तरफ और यूएस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए चाइना की तरफ और स्पेशली ये इंडिया चाइना वाले रीजन जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में लाई करते हैं। और यूएस ने काफी दशकों से बेट किया इंडिया के ऊपर कि अगर चाइना हमारा थ्रेट बनने लगेगा तो हम इंडिया को एज अ रीजनल पावर बिल्ड कर सकते हैं जिससे कि हम काउंटर कर पाए चाइना को। अब यूएस का इंटरेस्ट इतना है, किसी भी रीजन में अगर हमारी डोमिनेंस कम होती है तो हमें एक ऐसा एलाई चाहिए जो कि हमारे जूनियर पार्टनर की तरह एक्ट करे और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सर्व करता हुआ नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में इसराइल कर रहा है, यूएस में ये जो आपका यूएस होमलैंड है, कनाडा, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे यूएस चाहता है कि यहाँ पे हमारा दबदबा हो, जो मैं नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में बात कर सकता हूँ। और इवन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी यही कहा गया था, कि जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोकेशन है, इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में कई बार आपकी ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा कोई ना कोई नेशन पपेट बनाता हुआ नज़र आता है बिकॉज़ ऑफ इट्स ज्योग्राफी। नॉट कि वो इकोनॉमिकली वाइज़ बहुत पावरफुल है, मिलिटरी वाइज़ बहुत पावरफुल है, समटाइम्स ज्योग्राफी गिव्स यू अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड दैट स्ट्रैटेजिक लोकेशन सर्व्स द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। दैट यू मस्ट ऑलवेज़ रिमेंबर। लेकिन अब टाइमिंग देखिए, एक तरफ तो यूएस के साथ में इंडिया के रिश्ते ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हैं। दूसरी तरफ 2020 में जब गलवान वैली पे क्लैश होते हैं, तो हमारे जो रिश्ते थे वो लो पॉइंट या रॉक बॉटम को हिट कर चुके थे। फिर धीरे-धीरे काफ़ी सारे ऐसे और इंसिडेंट होते हैं, लेकिन अक्टूबर 2024 में आता है टर्निंग पॉइंट, जब पीएम मोदी मिलते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ब्रिक्स समिट के ऊपर एंड देन आपने एससीओ समिट तो ज़रूर देखी होगी, जिस टाइम पे यूएस का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और ट्रायो की बात की जा रही थी रशिया, इंडिया, चाइना की। पहली बार ऐसा था 7 सालों में कि मोदी चाइना को विज़िट करते हैं फॉर एससीओ समिट और फोकस शिफ्ट हो जाता है कि अब हम धीरे-धीरे अपने रिश्तों को आगे मेंड करते हुए नज़र आएँगे, इनको और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, मैंने पहले भी कहा है, बार-बार कहूँगा, किसी भी 2 नेशन के बीच में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो जब तक एक्ज़िस्ट करते हैं वो नेशन, तब तक आपको कभी भी कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक एस्पेक्ट से उन दोनों नेशन के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं देखने को मिल सकते। अब जैसे आप इंडिया पाकिस्तान बना लीजिए, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बना लीजिए, फिर आप तुर्की और ग्रीस का इश्यू ले लीजिए, कोई भी इश्यू आप ले लीजिए। बाउंड्री डिस्प्यूट अगर है, ट्रेड टाइज़ तो एक बार के लिए फिर भी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट जो होता है ना, वो सबसे बड़ा और मेजर इरिटेंट होता है, जो कभी भी उन दोनों नेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली आप ये कह सकते हो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वहीं पे अब धीरे-धीरे इकोनॉमिक डोर्स भी ओपन किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, जिसे हम ग्रेडेड ओपनिंग कहते हैं, कि हम हमारी इकोनॉमी को एकदम से नहीं ओपन कर दे रहे, धीरे-धीरे, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा एयर जो लिंक्स हैं, उनको रीओपन किया गया है। साथ-साथ में इंडिया और स्टेप्स ले रहा है कि कैसे हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट या चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं, वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकें हमारे यहाँ पे। वीज़ाज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं धीरे-धीरे, बट वहीं पे जो इस सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन का एजेंडा है, वहाँ पे बात है एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स कि इंडिया और चाइना को बीच में कौन-कौन से डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। लद्दाख के ऊपर क्लेम करता हुआ नज़र आता है चाइना, अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका नाम रीनेम कर देगा, इनकर्शन करता हुआ दिखेगा एंड अभी सक्सगाम वैली वाला इश्यू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बीच में कि सक्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने जो है इल्लीगली उनको ट्रांसफ़र कर दी और फिर उसके बाद में इंडिया ने कहा कि सक्सगाम वैली हमारा इंटीग्रल पार्ट है, चाइना कहता है कि सक्सगाम वैली हमारा पार्ट है। ये भी आपको देखने को मिल रहा है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे भी नज़र होगी। क्योंकि यूएस तो ये चाहेगा ना कि इंडिया चाइना कभी भी उस टेबल पे ना आए। इनके बीच में हमेशा फ्रिक्शन बना रहे और जब फ्रिक्शन बना रहता है तो देन यू हैव द चांस टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर फेवरेबल पार्टनर दैट इज़ इंडिया राइट नाउ, इफ यू वांट टू टैकल द थ्रेट ऑफ चाइना। सेम मैरिटाइम एक्सेस की बात करें कि जो इंडियन ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है, उसमें आपका कितना एक्सेस है, आपकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उसके अंदर क्या स्टेप्स ले रहे हैं और फिर उसके बाद में क्या आप इस रीजन में रीजनल पावर उभर के आ सकते हैं? कैन यू चैलेंज चाइना? इन एजेंडा आइटम 1 में जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री पे बात की जाएगी। दूसरी बात है इकोनॉमी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। बात यहाँ पे ये है कि अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि करंट ट्रेड क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में? क्या ये रिश्ते सुधर रहे हैं क्या? और इंडिया क्या जो चाइना की पकड़ है सप्लाई चेन के ऊपर और काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेसिक नहीं समझानी चाहिए, तो मुझे आप बताना, बिना किसी सर्च करके आप मुझे बताना सप्लाई चेन से आप क्या समझते हो? बिल्कुल बेसिक में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लाई चेन?
अब यहाँ पे इंडिया भी चाहता है और यूएस भी चाहता है कि हम चाइना के ऊपर, जो चाइना की पकड़ है सप्लाई चेन के ऊपर, हमारी डिपेंडेंस धीरे-धीरे कम हो। तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट थोड़े अलाइन होते हैं और यही होता है बाकी सारे नेशन में। अगर इंडिया और यूएस के काफ़ी जगह स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, दोनों साथ में आ जाएँगे। अगर इंडिया चाइना के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं, तो साथ में आ जाएँगे। बट हाँ, जो मेजर इरिटेंट्स हैं, वो रहते हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट्स उसमें से वन ऑफ द मोस्ट नहीं, वन ऑफ द नहीं, दी बेस्ट या दी मेजर इरिटेंट कहा जाता है। अब इंडिया भी चाहता है कि हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी हम बिल्ड करें जिससे हम फॉरेन पावर्स पे डिपेंड ना करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन्स हो, कुछ भी हो। और अब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जयशंकर साहब नेक्स्ट वीक वाशिंगटन को विजिट करने वाले हैं और अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स के एनवॉय हैं, एम्बेसडर हैं टू इंडिया सर्जियो गौर, उनसे भी मुलाकात हुई और इन्होंने इस चीज़ को एक्स पे भी पोस्ट किया कि मैं उनसे मिला आज न्यू दिल्ली में। हमने काफ़ी सारे डायमेंशंस पे बात करी कि हम दोनों नेशन किन-किन मुद्दों पे बात कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एक तो हम सीरियसली बात कर रहे हैं डिफेंस को लेके, ट्रेड को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके भी, लेकिन हमारा फोकस रहेगा क्रिटिकल मिनरल्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एसेंशियल और ज़रूरी रिसोर्सेज़ है आज की मॉडर्न इकोनॉमीज़ के लिए। लिथियम ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट ले लीजिए, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, हर एक जगह काम आते हैं और अगर आज के टाइम पे आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो आप इन क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं। और जयशंकर साहब जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल होस्ट किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के द्वारा फरवरी 4 को। और जब ये सर्जियो गौर भी आए थे, तब इन्होंने कहा था कि पैक्स सिलिका जो कि एक इनिशिएटिव है, जिसके पहले जो क्या नाम है, इन्विटेशन है वो इंडिया को नहीं दिया गया था, जिस तरीके से ट्रेड रिलेशन खराब हो रखे थे। लेकिन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये यूएस के द्वारा इनिशिएटिव इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि सारे के सारे ट्रस्टेड पार्टनर्स हो जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें और सिक्योर, रेजिलिएंट और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी बना सकें। चाहे से आप सेमीकंडक्टर ले लीजिए, क्रिटिकल मिनरल ले लीजिए या फिर और कोई चीज़ ले लीजिए जो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो। बट इन्होंने आते ही सर्जियो गौर ने कहा कि हम पैक्स सिलिका का इनिशिएटिव दोबारा से जो इन्विटेशन है वो इंडिया को देंगे और नेक्स्ट मंथ हम ये दे देंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी और पैक्स सिलिका का मतलब होता है, पैक्स का मतलब होता है लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है पीस एंड स्टेबिलिटी और सिलिका जो आपको रेफर किया जाता है सिलिकॉन के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आप कंप्यूटर चिप्स बना रहे होते हो तो। अब एक तो जयशंकर साहब की मीटिंग, दूसरा यूएस इंडिया का रिलेशन, यूएस चाइना का रिलेशन और फरवरी 17 के ऊपर तो ये हियरिंग है। उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प अप्रैल में बताया जा रहा है कि चाइना को विज़िट करेंगे। जहाँ पे अभी आपको देखने को मिला था यूएस ने पहले बोला कि मैं टैरिफ लगा दूँगा, चाइना ने बोला हम भी रिटेलिटरी टैरिफ लगा देंगे क्योंकि उनके पास में रेयर अर्थ एलिमेंट है, सप्लाई चेन पे कमांड है, तो इसीलिए सामने वाले को फिर ट्रेड डील करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, जिसके तहत बीजिंग ने फिर परचेज़ रिज़्यूम कर दी थी अमेरिकन सोयाबीन्स की। तो आपके पास में भी ऐसी कोई ताकत होनी चाहिए, जिससे कि आप ऐसा कर सकें और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है, जो जनवरी 31, 2026 को होगा, 9:30 से ढाई बजे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ-साथ इंडिया की इम्पोर्टेंस कैसे इज़राइल और जो गाज़ा वॉर चल रही है, इज़राइल और हमास वॉर चल रही है, उसमें कैसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पैलेस्टीन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया एक ब्रिज हो सकता है। इंडिया हेल्प कर सकता है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए क्योंकि इंडिया के दोनों के साथ में अच्छे रिश्ते हैं और ये इंटरव्यू एनडीटीवी के दौरान एनडीटीवी को दे रही थी जब वो विजिट कर रही थी न्यू दिल्ली को। उनका मैसेज ये था कि अब कोई टाइम नहीं है वॉर्स के लिए, प्रॉब्लम्स को बातचीत से, डायलॉग से, डिस्कशन से सॉल्व किया जाना चाहिए, ना कि वायलेंस से। और इसीलिए इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाकी नेशन के साथ में रिश्ते बनाएँगे। तो जब गाज़ा में अटैक होते हैं, पैलेस्टीनियन सफ़र करते हैं या इज़राइली सफ़र करते हैं, तो मैंने दोनों पे वीडियोज़ बनाए हैं, इवन मैंने बात भी करी है, लेकिन इंडिया का स्टैंड हमेशा से यही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए। इज़राइल को अपना देश मिलना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को अपना देश मिलना चाहिए, इसलिए हम टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट भी करते हैं। और इन्होंने ये कहा कि इंडिया पहली ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने सहायता भेजी गाज़ा को और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने वेस्ट बैंक में बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पैलेस्टीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईटी, जो रामल्ला वेस्ट बैंक के अंदर है। इंडिया पैलेस्टीन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टेक्सटाइल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, इवन काफ़ी सारे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम, हर जगह हमने कंट्रीब्यूट किया और पैलेस्टीन को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं। दैट्स व्हाई आपको समझना होगा कि आप आज जिस लोकेशन पे खड़े हो, जो आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, आपकी नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते, "अरे! यूएस इज़राइल का अलाई है, तो हमें मोस्टली इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए।" We need to understand these scenarios from the perspective of Indian lens. That is called strategic autonomy. और वैसे ही 60% ऑफ है। ये ऑफर जो है आज खत्म हो जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मत भूलिएगा इसमें। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, प्राइस 1999 है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।